रूबरू कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं फिल्म और टेलीविजन जगत के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता राकेश बेदी से। आपसे बातचीत कर रही हैं प्रियंका ठाकुर और प्रस्तुत करता है मनोज जैन। नमस्कार दोस्तों, रूबरू कार्यक्रम में मैं प्रियंका ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज रूबरू कार्यक्रम में हम सबसे मुखातिब होंगे टीवी और फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध कलाकार राकेश बेदी जी। श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं, राकेश जी ने अपने शुरुआती दौर में अनेक टीवी सीरियल के माध्यम से एक हास्य अभिनेता की अपनी एक पहचान बनाई है। उनके द्वारा अभिनीत टीवी सीरियल श्रीमान श्रीमती, यस बॉस और ये जो है जिंदगी काफी लोकप्रिय रहे। सीरियल के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया। आइए जानते हैं उनके इस सफर के बारे में उनकी ही जुबान। राकेश बेदी जी, नमस्कार। नमस्कार प्रियंका जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। राकेश जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपने अभिनय के क्षेत्र में पहला कदम कब रखा? देखिए, ये तो मुझे याद ही नहीं है कि कब रखा। मतलब मुझे जितना मैं पीछे जाता हूँ उतना ये ऐसे लगता है कि मैंने किसी और क्षेत्र में कदम रखा ही नहीं। तो वो स्कूल की दूसरी क्लास हो या तीसरी कक्षा हो, चौथी पांचवी, जो भी कक्षा हो, जहाँ भी कोई कल्चरल इवेंट होता था मेरे गली मोहल्ले में या स्कूल में, तो मैं सबसे पहले पहुंच जाता था पार्टिसिपेट करने के लिए जी। तो वो एक तरह से शुरू से ही एक रुचि रही और शुरू से ही एक झुकाव रहा इसकी तरफ। जी, तो जी। कुछ और सोचा ही नहीं कुछ करने का। हाँ, ये जरूर है, फिर थिएटर वेटर किया दिल्ली में और फिर अपना ग्रुप खोला अंकुर आर्ट्स के नाम से, और फिर FTII चला गया, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना जो है। जी जी। फिर वहां से निकलने के बाद तो लगा ही वो, आपने देखा ही, आपकी सेवा में श्रोताओं को हंसा रहे हैं, एंटरटेन करते आए हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कि FTII के बाद आपने दूरदर्शन में काम किया, राइट? नहीं, मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन एक फ्रीलांस जो छोटे मोटे कुछ नाटक किए मैंने दूरदर्शन में। एज सच मैंने काम तो नहीं किया। जी जी। लेकिन उस जमाने में जो एक ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं, लेकिन थिएटर में बहुत ज्यादा एक्टिव रहा थ्रू आउट। जी जी। और मैं बड़े एक मान से कह सकता हूँ कि बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 4 दशकों से भी अधिक फिल्म, टीवी और थिएटर में बराबर का एक योगदान दिया है, जी जी। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा थिएटर कभी पीछे रह गया हो बिकॉज ऑफ माई वर्क शेड्यूल इन सिनेमा और इन टेलीविजन। उसमें हमेशा अग्रसर ही रहा थिएटर में, अभी भी हूँ। जी जी जी। अभी भी आप सक्रिय हैं, कंटिन्यू आप काम करते रहते हैं। थिएटर हो, सीरियल्स हो या फिल्में हो, आप लगातार हम दर्शकों को दिखते रहते हैं और एंटरटेन करते रहते हैं। आपने अक्सर फिल्मों और सीरियलों में हास्य कलाकार के रूप में ही अभिनय किया, इसकी कोई खास वजह? प्रियंका जी, ये ऐसा है कि जब मैं आया था इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में, आप समझिए 70s, लेट 70s में जब मैं आया था, 76, 77, 78, तो उस जमाने में क्या एक हीरो प्रधान फिल्में बना करती थी। जैसे आजकल तो आप देखिए किसी भी टॉपिक में फिल्म बन जाती है, और सीरियल तो थे ही नहीं, तो सिर्फ एक सिनेमा ही था, और उसमें एंट्री लेने के लिए मुझे एक कॉमेडियन की जगह बनानी ही पड़ी, अदरवाइज एंट्री बड़ी मुश्किल थी कि मैं कैसे रोल करूं। मैं हीरो तो बन नहीं सकता था, क्योंकि हीरो की उस समय डिमांड थी कि 5 फुट 10-11 इंच का 6 फुट का होना चाहिए, और अच्छी बॉडी होनी चाहिए, और फाइटिंग भी आनी चाहिए, घुड़सवारी भी आनी चाहिए, डांस भी आना चाहिए, और रोमांस भी आना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज मेरे में, ऐसा नहीं कि नहीं थी, अभी भी हैं, लेकिन मैं उस शायद मापदंड में नहीं बैठता था मुझे हीरो के तौर पर लिया जाए। हाँ, कुछ एक फिल्में की जिनमें अच्छे रोल थे सेंट्रल का, जैसे चश्मे बदूर थी, या एक दूजे के लिए थी, या फिर मेरी पहली फिल्म हमारे तुम्हारे थी, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे किरदार मुझे मिले निभाने के लिए। जी जी। तो इसलिए मेरे पास सिवाय कॉमेडी की और कोई चारा नहीं था कि मैं अपनी पहचान बना पाऊं। और मुझे पसंद भी है, मुझे ह्यूमर बहुत पसंद है। मैं वैसे भी रियल लाइफ में भी अपना एक हैप्पी गो लकी किस्म का आदमी हूँ। जी 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 जी। आपकी पहली फिल्म चश्मे बदूर, और पहली फिल्म चश्मे बदूर नहीं थी, चश्मे बदूर मेरी 8वीं 10वीं फिल्म थी। अच्छा, उसके पहले मेरी उसके पहले मेरी बहुत सारी फिल्में आ चुकी थी। जैसे उसके पहले मेरी बुलंदी एक फिल्म आ चुकी थी, मेरी पहली फिल्म एहसास वो भी आ चुकी थी, जो GP सिक्की साहब ने बनाई थी शोले के बाद। तो उसमें मैं एक हीरो ही था एक तरह से।
जैसे आजकल एक होता है ना कि कोई स्टूडेंट आईआईटी से निकलता है तो उसको वहीं कैंपस से ही उसकी प्लेसमेंट हो जाती है जी ऐसा होता है ना। जी जी तो ऐसा मेरे साथ तकरीबन ऐसा ही हुआ। जब मैं एफटीआई से पास आउट हो रहा था तो हमारा कॉन्वोकेशन था जहाँ मुझे वो डिग्री मिलनी थी। जी। तो मैं उस कॉन्वोकेशन में प्ले भी कर रहा था और उसको मैं कंपेयर भी कर रहा था। क्या बात है। उसके जो चीफ गेस्ट थे वो जीपी सिप्पी साहब थे, शोले के प्रोड्यूसर। जी। तो वो थे, उन्होंने जब मुझे मेरी परफॉर्मेंस देखी तो मुझे बाहर निकलते ही उन्होंने पकड़ा और मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम एहसास है और उसमें 2 हीरो हैं, तो मेरे एक हीरो तुम करोगे तुम। मैंने कहा सर ये तो मतलब अंधा क्या नेकी मांगे और तो पूछ पूछ। तो मैंने कहा जरूर, बोले आओ मुझे मिलो बॉम्बे में। और फिर वहां से वो उस फिल्म की शुरुआत हुई और फिर जी। धीरे धीरे गाड़ी चलती रही आगे। और ये तो खुश नसीबों को नसीब होता है कि डायरेक्टर खुद आके बोल रहा है कि तुम मेरे फिल्म में काम करोगे। ये तो एक फिल्मी सीन के जैसा है। और बिल्कुल बिल्कुल ये एक ड्रीम कम ट्रू है। और इतने वो फिल्म हालांकि बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन उस समय मेरी खुशी का हाल देखे ना कि शोले इतनी बड़ी हिट थी, इंडिया की सबसे बड़ी, उसके प्रोड्यूसर जो अगली फिल्म बना रहे हैं उसमें मुझे हीरो। कितनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और हमको लगता है हमें तो ब्रेक मिल गया आज। फिर हमारे तुम्हारे में संजीव कुमार का बेटा था मैं, बुलंदी थी जिसमें राजकुमार साहब का स्टूडेंट था मैं जी। तो इस तरह से काफी फिल्में 8-10 फिल्में कर चुका था बिफोर चश्मे बदूर। लेकिन वो क्योंकि बहुत बड़ी हिट थी तो अभी भी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, तो लोगों को याद वो ज्यादा रहती है, काफी लोकप्रिय और एक दूसरे के लिए भी उसके साथ ही तकरीबन की थी मैंने। आज भी ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस या नंबर या फोन आते रहते हैं कि चश्मे बदूर किसी ने 20 बार देखी, किसी ने 50 बार देखी। कुछ लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो कि हर हफ्ते देखते हैं, पता नहीं क्या उनको जादू उसमें नजर आता है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता होगा, कुछ ना कुछ तो है उसमें, जादू तो है ही। आप अभी भी रंगमंच में सक्रिय हैं, तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ सीरियल्स होते हैं, एक तरफ मूवीज होती हैं और एक तरफ रंगमंच होता है। इन तीनों को कॉम्बिनेशन में कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं? देखिए ये प्रियंका जी, आज कल का जब नए बच्चों को, नई पौध जो है उनको जब मैं पूछता हूँ कि थिएटर क्यों नहीं करते, तो वो बोलते हैं टाइम नहीं मिलता जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे टाइम मिल सकता है तो किसी को भी मिल सकता है, क्योंकि मैं काफी व्यस्त रहा उस जमाने में। 80s में 90s में बहुत मैंने काम किया, फिल्में भी की, 200-250 फिल्में की, अनगिनत सीरियल शोज किए, लेकिन इसके बावजूद मैंने थिएटर का साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन थिएटर में सिर्फ एक ही समस्या होती है कि एक बार शो अगर अनाउंस हो गया तो फिर आपको कुछ भी करके, कुछ भी, आप कहीं से भी आए, कहीं से भी जाएं, शूटिंग कैंसिल करें ना करें, जो मर्जी करें, लेकिन पर्दा तो खुलेगा ही। अगर 7 बजे का टाइम है पर्दा खुलने का तो 7 बजे पर्दा खुलेगा ही जी। और आपको वहां पर होना ही पड़ेगा जी। तो ये कमिटमेंट थिएटर की है जो थिएटर मांगता है जी। और इससे बड़े फायदे भी होते हैं, क्योंकि क्या है कि एक डिसिप्लिन आता है, एक कमिटमेंट आती है और फिर आप अपने साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एज एन एक्टर जी। कि जैसे मेरा एक प्ले है मसाज जी। जो कि मेरे ख्याल 18-19 साल से लगातार चल रहा है। और अभी आपका फोन आने से पहले फिर से उनका फोन आया कि मुझे किसी का फोन आया था जी। कि एक बहुत बड़ा थिएटर है एनसीपीए बॉम्बे में, आपने नाम सुना होगा, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। जी जी। बहुत बड़ा थिएटर है, वो ओपन हो रहा है जनवरी में और वो मसाज जो मेरा प्ले है जिसमें मैं 24 किरदार अकेला निभाता हूँ 2 घंटे के काल में, वो करवाना चाहते हैं फिर से। तो मैंने इमीडिएटली हाँ कह दिया, क्योंकि बैठे बैठे मुझे भी खुजली हो रही है। कोरोना काल ने आप लोगों को सबको इतना बांध के रखा है, ये बात सही है। लेकिन वो हाँ आप बता रहे थे मसाज के बारे में। हाँ, तो फिर मैंने मसाज एक जैसे प्ले है तो उसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ अपने साथ। तो फिल्मों में कई दफा ऐसे मौके नहीं मिलते कि मैं 2 घंटे में आपको 24 किरदार अलग अलग करके दिखा रहा हूँ और ऑडियंस ने हमेशा उसको हाथों हाथ लिया है। जी जी। कुछ दिन पहले ही, मतलब पैंडेमिक जब हुआ उसके पहले ही मेरा एक शो मध्य प्रदेश में था, जहाँ आपके नागपुर के पास ही एक जगह है, वहाँ मैंने किया था जी। तो चलता ही रहता है। अब जैसे ही पैंडेमिक खुला फिर से उसकी इंक्वायरी मसाज की आनी शुरू हो गई। और प्लस इप्टा के साथ, इप्टा मुंबई एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके साथ मैं पिछले
40 साल से भी ज्यादा से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अनगिनत शोज, अनगिनत नाटक किए मैंने उनके साथ, अभी भी करता हूँ। जी जी जी। मसाज आपका काफी लोकप्रिय नाटक है जो मैंने देखा और सुना है। और मैंने बहुत सारे नाटक लिखे भी, जैसे मेरा एक प्ले है मेरा वो मतलब नहीं था, जिसमें अनुपम खेर, नीना गुप्ता और मैं, हम तीनों हैं। तो वो मेरा ही लिखा हुआ, डायरेक्ट किया हुआ है। वो भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल आइकॉनिक हिट है, लोग बहुत प्यार करते हैं उस प्ले से। जी 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 जी, काफी लोकप्रिय है वो भी, मैंने देखा है। 3 कास्टिंग है उसमें आपके। जी जी। हाँ, और जी। उसकी खासियत ये है कि उस प्ले की कि हमने जितने भी शो किए हैं, तो 125 शो किए हैं जी, उसकी हमने एक भी टिकट आज तक कभी विंडो से नहीं बेची। अच्छा। तो वो, हाँ जी, एक मतलब विंडो, कभी जो बुकिंग विंडो होती है नाटक में, जी जी, बहुत सारी टिकटें लास्ट मोमेंट पे जाती हैं, लेकिन ये हमारा नाटक हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले ही फुल हो जाता है हमेशा। क्या बात है। राकेश जी, एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप निर्देशन कर रहे हैं, लगातार रंगमंच में भी कर रहे हैं, तो ये बारीकियां आपने कहाँ से सीखी? क्या है कि इतना सारा काम करने के बाद, इतने सारे अलग अलग मुख्तलिफ डायरेक्टर से नीचे काम करने के बाद आदमी सीखता तो है ही, अगर सीखना चाहे तो। और राइटिंग का शौक मुझे शुरू से ही रहा है, और एक दो स्क्रिप्ट भी लिखी हैं, और प्लेस तो मैंने कई लिखे हैं, जिनमें से ये एक मेरा वो मतलब नहीं था है। फिर एक मेरा बहुत अच्छा प्ले है जो एक साइको कॉमिक थ्रिलर है जी, शिमला कॉफी हाउस उसका नाम है। अच्छा। फिर मैंने अभी इस साल तो नहीं, लास्ट ईयर एक प्ले नया लिखा था, पे खुल गए। अच्छा। हाँ, वो फोन के ऊपर है सारा का सारा प्ले, के मोबाइल जो है आज कैसे हर आदमी की एक एक्सटेंडेड पर्सनैलिटी बना हुआ है जी, और हर आदमी के राज के मोबाइल में रहते हैं, अगर वो खुल जाए तो क्या होगा। फिर मैंने एक डाइवोर्स पे भी प्ले लिखा था जी, कि आज का डाइवोर्स, उसका नाम है जब वी सेपरेटेड। हाँ, जब वी सेपरेटेड, ये भी सुना है सर मैंने। उसमें भी 3 किरदार हैं। जी जी, श्वेता तिवारी, मैं और एक दिल्ली के कलाकार हैं राहुल भूचर, वो करते हैं हम तीनों। बहुत अच्छा कामयाब प्ले है वो भी। जी जी जी। अच्छा राकेश जी, एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप फिल्मों का चुनाव कैसे कर पाते हैं, मतलब कैसे चूज करते हैं कि हाँ ये किरदार मुझे करना चाहिए? अब देखिए, इसमें बहुत सारे मापदंड होते हैं प्रियंका जी, एक नहीं होता है। पहली बात तो एक ये होती है, कई दफा आपको फिल्म इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हैं उनसे बाद आपके अच्छे ताल्लुकात हैं जी। अब कई दफा ये होता है कि रोल बहुत अच्छा है और आप कर लेते हैं। कई दफा ये होता है कि आपकी रेम्यूनरेशन जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, आप कर लेते हैं। लेकिन सबसे प्रायोरिटी टॉप तो रोल ही रहती है जी। अब इसका छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा आप जी। अभी 1.5-2 साल पहले एक फिल्म आई थी द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ उरी, अगर आपको याद जी, हो जी, तो उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, अगर आपको, तो वो मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, 1 दिन का रोल है, छोटा सा रोल है, और उसके लिए शूटिंग के लिए ना उनको 5 दिन चाहिए थे, क्योंकि शूटिंग सारी सर्बिया में थी। अच्छा। तो 1 दिन जाना, 1 दिन आना, फिर 1 दिन शूटिंग, फिर 1 आध दिन अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो 4 दिन चाहिए थे एक सीन के लिए। तो जब मैंने बहुत बार मना किया, तो फिर सबको मना किया, तो फिर एक दिन मुझे डायरेक्टर का फोन आया जी। वो यंग लड़का है, उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा राकेश जी, क्या होता है जब एक राइटर डायरेक्टर जब कहानी लिखता है, फिल्म लिखता है जी, तो हर किरदार को इमेजिन कर लेता है जी, कि अपने मन में कि ये किरदार फलां एक्टर करेगा, तो मैंने पहले दिन से आपको इसके लिए इमेजिन करके रखा हुआ है, आप करेंगे ये। मैं जब भी स्क्रिप्ट खोलता हूँ तो आपका चेहरा मेरे सामने आता है। क्या बात। तो अब बताइए आप करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने कहा अब तो तुमने सब दरवाजे ही बंद कर दिए मेरे लिए। आपने अनेक फिल्में की हैं, उनमें से आपका यादगार किरदार कौन सा है, यानी एक ऐसा किरदार जिसे निभाने में आपको बहुत मजा आया हो? प्रियंका जी, मैं जो भी रोल करता हूँ, मैं अपनी तरफ से उसमें पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अच्छे से निभाऊं, और जो डायरेक्टर ने सोचा है वो तो उसको दूं ही दूं, उसके अलावा मैं क्या दे सकता हूँ उसको जी, कि उसके अलावा मैं ऐसा क्या डाल दूं जो डायरेक्टर शायद नहीं सोच पाया या नहीं उसके दिमाग में आई बात। अब जैसे एग्जांपल ये उरी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपको याद हो तो उस कैरेक्टर को एसिडिटी है। जी जी, एसिडिटी है उसको, राइट। तो वो बात करते करते इनो का जैसा ऐसा कुछ पीता रहता है। जी जी, तो मैंने कहा एसिडिटी तो है, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन उसका एक फिजिकल एक मैनिफेस्टेशन भी होना चाहिए कि उसको बात बात में डकार आते हैं। तो अब ये बात तो डायरेक्टर ने नहीं सोची थी कि भाई ये डकार तो उसकी तो ऐसी कोई चीज एक्टर अगर सोचे कि हाँ मैं इसको ऐसा कुछ करूं कि ये लोगों को देर तक याद रहे,
तो ये एक अपने आप में एक एक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे, इसको बोलते हैं कि डायरेक्टर ने आपको काम दे दिया, लेकिन आप व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, आप टेबल पे क्या लेकर आ रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ, जी जो एक अलग डायमेंशन जो डायरेक्टर को पसंद आए। जी जी जी। आपका एक और सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी एक बहुत अहम किरदार आप निभाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है और काफी लोकप्रिय रहा है, तो उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। वो मेरे बड़े परम मित्र हैं जो उसके प्रोड्यूसर हैं, मैं उनके साथ पहले काम काफी कर चुका हूँ। मैंने उनके साथ एक सीरियल किया था, हम सब एक हैं जी, वो भी बहुत चला था, 3-4 साल चला था। फिर एक सीरियल किया था उनके साथ मैंने, मेरी बीवी वंडरफुल। तो अभी जब उन्होंने ये तारक मेहता में मुझे तो उन्होंने कास्ट किया था बहुत साल पहले से, लेकिन ये रोल उभर के नहीं आया था, अच्छा बन नहीं रहा था, तो अब जाके बना वो, तो मैं उसमें एंट्री ली मैंने। जी, और ऐसे ही एक छोटा सा, मेरा छोटा तो नहीं है, बहुत रेगुलर है लेकिन अच्छा किरदार है, लेकिन कभी कभी आता है, वो है भाभी जी घर पे हैं। हाँ, मैं बोलने ही वाली थी। तो उसमें क्या है कि आप क्या एक अलग से एक डायमेंशन एक कैरेक्टर को दे सकते हैं, ये भी एक बड़ी जरूरी चीज होती है। जी, क्या अलग और क्या बेहतर हम निकाल सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये जो आप चुनाव करते हैं, ये कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा, आपने जैसे बताया कि वो एसिडिटी का उसमें लिखा था, तो मैंने उसको डकार करके प्रेजेंट किया, तो वो बहुत अच्छा रूप से दर्शकों के सामने आया। ऐसा ये आप चुनाव कैसे करते हैं? मतलब आप रोजमर्रा में जिंदगी में ये देखते होंगे ऐसे नए नए किरदार, जिससे आप अनुभव करते हैं कि हाँ, ऐसा भी कोई किरदार हो सकता है। प्रियंका जी, कई बच्चे मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, तो एक्टिंग तो तब करेगा जब कैमरा ऑन होगा या थिएटर का पर्दा खुलेगा, तब एक्टिंग करेगा, है ना। लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन की विंडो है जी, एक एक्टर की जो ऑब्जर्वेशन की विंडो है, वो 24 घंटे खुली रहती है कि आपको पता नहीं किस समय क्या आपको मिल जाए और आपके कंप्यूटर की फाइल में जाके वो बंद हो जाए, और फिर आप एक ऐसा वक्त आए कि आप उसको सही टाइम पर उसको निकाल के इस्तेमाल करें, यू नो। जी जी जी। तो ये एक मेमोरी की फाइल होती है एक्टर की, ये हर एक्टर उस फाइल में एडिशंस करता रहता है, उसको संभाल के रखता है, उसको कभी कभी खोलता भी रहता है। मैं ऐसा, हालांकि मेंटल फाइल है वो, तो ऐसा नहीं कि कोई एक फाइल मेरी बनी हुई है कहीं पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन जो है वो 24 घंटे ही चलती रहनी चाहिए किसी भी एक्टर की। पता नहीं कहाँ पर कौन सी चीज आपके इस्तेमाल में आ जाए, कौन सी चीज कब क्लिक हो जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढूंढते हैं। जैसे कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई किरदार दिखा तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये कैसे मूव कर रहा है। मसाज में ऐसे 3-4 किरदार हैं जो मैंने ऑब्जर्वेशन से ही क्रिएट किए हैं जी। तो उसमें खास तौर पे एक किरदार है, एक मंत्री का पीए है जी, तो उसका गला बैठा हुआ है, तो उसकी आधी बात समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती लेकिन जो सुनने वाला अगर बातों को जोड़ ले तो फिर पूरी बात समझ में आ जाती है। जी, तो मेरे बचपन में एक सब्जी वाला आता था गली में जी, तो उसका गला बैठा होता था, तो उसकी आधी सब्जी समझ में आती थी कि क्या लेकर आया है आज। जी जी। लेकिन अगर मेरी माँ, क्योंकि वो रोज आता था, तो मेरी माँ समझ आती थी कि आज ये गोभी लेकर आया है जी जी। हालांकि पूरी गोभी सुनाई नहीं देती थी, तो इस तरह से था, तो आलू भी है, टमाटर भी है, भिंडी भी है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ऑब्जर्वेशन एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो हास्य रस है उसको निभाने के लिए काफी अच्छा आपको टाइमिंग चाहिए। अगर ये टाइमिंग के हिसाब से निकल गया तो किसी को हंसी ही नहीं आएगी। नहीं, आपने बहुत सही बात की। ये जो टाइमिंग की आपने बात कही है, ये क्योंकि आप भी एक कलाकार हैं इसलिए आप ये बात कह पा रहे हैं जी। देखिए, एज अ टीचर मैं आपको मेमोरी सिखा सकता हूँ, मैं आपको डिक्शन सिखा सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन सिखा सकता हूँ, स्पीच के अलग अलग पहलू बता सकता हूँ, मेमोरी कैसे की जाती है, इमेजिनेशन कैसे की जाती है, वो सिखा सकता हूँ, लेकिन टाइमिंग नहीं सिखा सकता जी, यू नो, राइट। क्योंकि टाइमिंग एक ऐसी चीज है जो आपको करते करते शार्प करनी पड़ती है, या तो आपके अंदर होती है या नहीं होती। ये ऐसा ही है जैसे कोई एक आदमी आपको एक जोक सुनाता है तो आपको मजा नहीं आता, दूसरा आदमी आपको वही जोक सुनाता है तो आप हंसते हैं जी। क्योंकि जोक में कितनी लेंथ है जोक की वो भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ कॉमा लगना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है, पंच लाइन कैसे डिलीवर होनी चाहिए, जो खास तौर पे आखिरी जो पंच आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें टाइमिंग के दायरे में आती हैं और ये सिखानी बड़ी मुश्किल है। जी जी जी। ये बाय बर्थ लेके आता होगा कोई, मुझे ऐसा लगता है कि उसे सिखा नहीं सकते। कर करके भी सीखता है आदमी, ऐसी बात नहीं है, कर करके भी सीखता है।
जी। चश्मे बद्दूर में आपका फारूक सर के साथ कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया जी। चश्मे बद्दूर तो गजब की फिल्म थी और फारूक शेख बहुत अच्छे मेरे परम मित्र थे जी। और क्योंकि हमने थिएटर भी साथ में किया था, जो इप्टा मैंने जिक्र किया जी, तो उसमें भी थे। मैंने सुना है कि आप शायर भी हैं, तो क्या मैंने सही सुना है? छोटा मोटा ऐसे कुछ लिख लेता हूँ। अच्छा, क्या लिख लेते हैं? हमारे श्रोता आपसे सुनना चाहते हैं। लिखता तो बहुत कुछ हूँ, संजीदा भी लिखता हूँ और कुछ थोड़ा सा मज़ाहिया भी लिखता हूँ जी। आज के हालात को मद्देनजर रख के इसको सुनिएगा जी। कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। तो गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। शेर सुनिए। कहते हैं कि कयामत के रोज मिलेंगे हम, कहते हैं कि कयामत के रोज मिलेंगे हम, आओ मिल लेते हैं, ये कयामत ही तो आई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। उफ ये ऑनलाइन की मोहब्बत हाय तौबा तौबा जी। उफ ये ऑनलाइन की मोहब्बत हाय तौबा तौबा, ना वसल ना फिराक ना रकीब ना रुसवाई है। क्या बात है। जल रहा है हर कोई तरह तरह से इसमें, जल रहा है हर कोई तरह तरह से इसमें, या खुदा कैसे बुझाऊं ये कैसी आग लगाई है। क्या बात है। ये शेर सुनिए, आपको सुनकर अच्छा लगेगा और आप आज के मौजूदा हालात पे है कि दुश्मनों से दूर रहो ये माँ ने सिखलाया था, दुश्मनों से दूर रहो ये माँ ने सिखलाया था, अपनों से भी दूर रहो अब ऐसी नौबत आई है। क्या बात है, ये तो आपने छू लिया। और ये बच्चे थे खुश बहुत कि स्कूल ना जाना होगा अब, बच्चे थे खुश बहुत स्कूल ना जाना होगा अब, कंप्यूटर देख देख कर आंखों की शामत आई है। क्या बात है। जी जी जी। कैसा वक्त गुजरा? आपने काफी लेख लिखे होंगे, शेर शायरियां लिखी होंगी, इन्हीं के साथ मैंने आपने... काफी कुछ लिखा जी। मैंने काफी नज़्में गजलें लिखी और 2-3 नाटक भी लिख डाले नए। जी, क्या बात है, मतलब 2-3 हो गए हैं। बहुत सही। उसको ऑन फ्लोर कब ला रहे हैं आप? बस अभी जैसे हालात ठीक होंगे देखते हैं, कोशिश करूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं सर। कोई गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं तो वो गीत हमें बताइए, हम वो गीत आकाशवाणी केंद्र से जरूर आपके लिए सुनवाएंगे। एक तो मेरा फेवरेट है, एक चतुर नार बड़ी होशियार जी, पड़ोसन फिल्म का, मैं बहुत बार वो सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं वो टाइमिंग का खेल उसमें बहुत ज्यादा है। जी जी, किशोर कुमार साहब का, महमूद साहब का, बाकी जितने कलाकार हैं, सुनील दत्त जी का, जी, बड़ा मजेदार वो एक फिल्म आया हुआ। टाइमिंग अगर सीखनी है तो वो गाना जो है अपने आप में एक मिसाल है। राकेश जी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नमस्कार। नमस्कार प्रियंका। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म और टेलीविजन जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता राकेश बेदी से प्रियंका ठाकुर की बातचीत। रूबरू कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मनोज जैन। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले शनिवार रात 9:30 बजे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है रूबरू।